हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। जीआईजीएल की हमारी क्लास है और जीआईजीएल में हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 8 हमारा किसके रिगार्डिंग है? इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस हमने बात की थी लास्ट क्लास में। हमने बात की थी क्या होता है एविडेंस, कितने तरह के एविडेंस होते हैं, और सारे का सारा हमने आगे डिस्कशन में लिया था आपने। आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक जो है एडमिशन। आज का हमारा टॉपिक जो है एडमिशन। एडमिशन जो है सेक्शन 17 के अंदर बताया गया है। एडमिशन जो है सेक्शन 17 के अंदर बताया गया है। एडमिशन होता क्या है पहले उसकी बात कर लेते हैं। एडमिशन इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय पर्सन एडमिटिंग अ फैक्ट। एडमिशन क्या होता है? एडमिशन जो है, एडमिशन एक स्टेटमेंट है। एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। एडमिशन क्या है? एक स्टेटमेंट गिवन बाय अ पर्सन एडमिटिंग अ फैक्ट, जो किसी फैक्ट को एडमिट कर रहा है कि भाई हाँ, मान लो कोई मैटर हुआ, मैटर में उसने मान लिया कि भाई हाँ ये चीज हुई थी, तो वो क्या कर रहा है? एडमिट कर रहा है किसी फैक्ट। एडमिट कर रहा है किसी फैक्ट को, किसी विटनेस से, किसी अक्यूज से, किसी से भी। मतलब अगर उससे पूछा जाए कि क्या ये चीज हुई थी, अगर उसने कहा यस हुई थी, अगर वो मान रहा है इस चीज को, वो अपनी गलती को मान रहा है, कोई भी अक्यूज्ड है, तो उस केस में होगा वो क्या कर रहा है? एडमिट कर रहा है। अ फैक्ट विच सुजेस्ट द existence of which suggest the existence of his liability। एडमिशन क्या होता है? एडमिशन स्टेटमेंट होती है जिसमें क्या होता है, एक पर्सन क्या करता है? एडमिट करता है एक फैक्ट। एडमिशन क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है जिसमें एक पर्सन क्या करता है? एडमिट करता है फैक्ट को एडमिट करता है। विच सुजेस्ट, जो बताता है, हैज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ हिज लायबिलिटी। एडमिशन इज द बेस्ट एविडेंस अगेंस्ट दी। एडमिशन जो है, एडमिशन इज द बेस्ट एविडेंस। हाँ, तो बेस्ट एविडेंस है क्योंकि वो अपनी लायबिलिटी को, वो अपने क्राइम को, जो उसने कोई गलत काम किया किसी पर्सन ने, उसे अगर वो मान रहा है कि भाई हाँ, तो ये बेस्ट एविडेंट है अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। वो एक बेस्ट एविडेंस सबसे, अगर उसने अपने गुनाह को ही मान लिया उसको बोलते हैं एडमिशन। ठीक है ना, कि भाई हाँ, जो कोई स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट कोई उसको दी गई और वो उसने उसको एडमिट कर लिया, तो उसको बोला जाता है एडमिशन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट it is based on the principle that what a party himself admit to be true may be reasonably presumed। What a party himself admit to be true may be reasonably presumed to be true। कि भाई एक पार्टी जो है अपने आप जो एडमिट कर रही है कि ये फैक्ट है, वो कितना रीजनेबली प्रिज्यूम होगा कि वो ट्रू है, सो दैट अंटिल द प्रिजम्पशन इज रिबर्टेड द फैक्ट एडमिट मस्ट बी टेकन टू बी ट्रू। मतलब अगर मैं मोटा मोटी एडमिशन की बात करूं, अगर मैं जर्नली बात करूं, जर्नली एडमिशन की अगर मैं बात करूं, तो क्या होता है? एडमिशन एक स्टेटमेंट होती है जो कि गिवन बाय अ पर्सन एडमिटिंग द फैक्ट। एडमिशन जो होता है,
एडमिशन एक फैक्ट, एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। पहले तो हमें ये पता चल गया एडमिशन क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। उसके बाद क्या होती है, गिवन, गिवन बाय अ पर्सन। एडमिशन इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय अ पर्सन, it is given by a, it is given by a person, it is given by a person admitting a fact, जो क्या करता है, फैक्ट को सुजेस्ट करता है, which suggest has to the existence of his liability, existence of his liability। एविडेंस क्या होता है, एडमिशन जो है एक बेटर एविडेंस है, एडमिशन जो है इट इज अ बेटर एविडेंस, better evidence against a person making it, it is a better evidence against a person making it। समझ आ गए, क्लियर है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हाट अ पार्टी हिमसेल्फ एडमिट टू बी ट्रू मे बी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इट इज बेस्ड, किस प्रिंसिपल बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that what a party himself admit to be true, it is based on the principle that what a party himself admit to be true may be reasonably presumed to be true। मतलब कोई पार्टी अगर किसी चीज को मान रहा है कि वो ट्रू है, तो हम प्रज्यूम करेंगे कि वो क्या है, सत्य है, ट्रू है। admit to be true may be reasonably presumed to be, may be reasonably presumed to be true। समझ आ गई, यहां तक आपको पढ़ना। एग्जाम्पल की बात करें, ए अंडरटेक टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम बी, ए ने अंडरटेक किया कि वो कलेक्ट करेगा रेंट फ्रॉम बी, बी शू ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम कॉल टू बी, डिनाई दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी, a statement by C that owned rent to B is an admission and is a relevant fact as against A if A deny that C did not own rent to B। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि A को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, A अंडरटेक टू कलेक्ट रेंट फॉर B, A जो था उसको क्या करना था, B के लिए रेंट कलेक्ट करना था। B ने A के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि भाई उसने रेंट कलेक्ट नहीं किया सी से, हाँ, रेंट जो ड्यू था सी से उसने बी को नहीं दिया, कलेक्ट करके सी से बी को नहीं दिया। ए ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी, ए ने मना कर दिया कि जो रेंट था वो ड्यू नहीं था, ए डिनाई दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी। अ स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओन रेंट टू बी इज एन एडमिशन एंड is a relevant fact as against A if A deny that C did not own rent। अगर C स्टेटमेंट दे दे कि भाई हाँ उसको रेंट देना है, तो ये क्या है, ये एविडेंस है जो किसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, जो A के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तो ये क्या है, एडमिशन ऑफ एविडेंस है। अगर जो आरोपी है, जो C है, अगर वो ये मान ले कि भाई हाँ फैक्ट है मुझे ये रेंट देना था बट इसने कलेक्ट नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट आप एविडेंस की तरह, मतलब आप एक अगेंस्ट क्या कर सकते हो, एविडेंस की तरह उसको यूज कर सकते हो। अब आगे आता है हमारे पास कन्फेशन। क्या होता है कन्फेशन, अपनी गलती को मानना। कन्फेशन का मतलब होता है कन्फेस कर लेना, कन्फेस कर लेना, मान लेना अपनी गलती को। कन्फेशन क्या होता है, कन्फेशन, द वर्ड कन्फेशन इज नॉट डिफाइंड अंडर द इंडियन एविडेंस and the definition
एडमिशन गिवन इन सेक्शन 70 इज एप्लीकेबल टू द कन्फेशन। मतलब क्या है, जो सेक्शन 17 की डेफिनेशन है सेम एप्लीकेबल होती है किस पे, कन्फेशन पे। कन्फेशन क्या होती है, कन्फेशन और एडमिशन की डेफिनेशन सेम है। कन्फेशन भी एक तरह से क्या होता है, अपनी गलती को जब कोई अक्यूज्ड पर्सन, कोई आरोपी जो है मान लेता है, उसको कन्फेशन बोला जाता है। कन्फेशन जो होता है इज अ स्टेटमेंट, कन्फेशन क्या होता है, कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय accused admitting his guilt, admitting his guilt। भाई जब एक आरोपी अपनी गलती को मान लेता है, कन्फेशन क्या है, कन्फेशन एक स्टेटमेंट है जो कि कौन देता है, अक्यूज देता है, और उसमें वो क्या करता है, एडमिट करता है अपनी गिल्ट को, एडमिटिंग इज गिल्ट, अपनी गिल्ट को वो क्या करता है, एडमिट करता है। इफ confession is made to the court, अगर कन्फेशन आप कोर्ट को दे रहे हो तो उसे बोला जाता है जुडिशियल कन्फेशन। इट इज कॉल्ड जुडिशियल कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन। अगर आप एंड if the confession is made to any person outside the court, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक होता है हमारे पास जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है, जब जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, टाइप ऑफ कन्फेशन दो होते हैं। जब कन्फेशन कोर्ट में दी जाती है उसको बोला जाता है जुडिशियल कन्फेशन, जब आउट ऑफ कोर्ट दी जाती है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। उसको क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस क्या है कन्फेशन में और एडमिशन में, डिफरेंस क्या है। एडमिशन कैन बी आइदर इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग, एडमिशन में किसी भी उसमें हो सकता है, सिविल केस में भी हो सकता है, क्रिमिनल केस में भी हो सकता है, बट जो कन्फेशन होता है वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस में होता है। एडमिशन नीड नॉट टू बी वॉलंटरी ऑलवेज, बट कन्फेशन नीड टू बी वॉलंटरी ऑलवेज। एडमिशन कैन बी मेड बाय एनीबॉडी, चाहे वो आप उसके अंदर कोई अक्यूज्ड हो या कोई एनी अदर पर्सन हो, एडमिशन दे सकता है। बट इसके अंदर जो है, जो कन्फेशन है इसमें कौन दिया जाता है, कन्फेशन कैन बी मेड ओनली बाय द अक्यूज। इसके अंदर कन्फेशन किसके द्वारा दिया जाता है, आरोपी के द्वारा दिया जाता है। एडमिशन कैन बी बाइंड को-अक्यूज, कांट बाइंड, एडमिशन कांट बाइंड को-अक्यूज, कन्फेशन कैन बाइंड को-अक्यूज। एवरी एडमिशन मे नॉट अमाउंट टू बी कन्फेशन, हर एक एडमिशन कन्फेशन नहीं होता, बट हर एक कन्फेशन एडमिशन होता है। समझ आ गई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं यहां से, इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटिंग टू कन्फेशन। इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटिंग टू कन्फेशन। कन्फेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है। पहला क्या कहता है यहां पे, सेक्शन 24, कन्फेशन मस्ट बी फ्री होना चाहिए, किसी के दबाव में आके कन्फेस नहीं करना चाहिए कि भाई किसी ने दबाव में आके आपको क्या कर दिया, आपसे जबरदस्ती कुछ भी गुनाह कबूल करवा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कन्फेशन मस्ट बी फ्री होना चाहिए, वॉलंटरी बेसिस पे होना चाहिए। कन्फेशन मस्ट बी फ्री एंड ऑन वॉलंटरी बेसिस, एंड वॉलंटरी बेसिस पे होना चाहिए। पहला तो बात ये होगी।
आपका कन्फेशन फ्री होना चाहिए, वॉलंटरी बेसिस पे होना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कन्फेशन जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। कन्फेशन मस्ट नॉट बी caused by any pressure, any threat, इससे नहीं होना चाहिए। दूसरा सेक्शन 25, सेक्शन 25 कहता है कन्फेशन में बी मेड टू पुलिस ऑफिसर विल बी इररिलेवेंट एंड इनएडमिसिबल। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने कन्फेशन किया है, कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस ऑफिसर के सामने आपने कोई कन्फेशन किया है, उस कन्फेशन की कोई रेलेवेंस नहीं होगी, विल बी इररिलेवेंट। अगर आपने कन्फेशन किया है कोर्ट के सामने, वो सबसे रेलिवेंट है। बट अगर आपने कन्फेशन किसके आगे किया है, पुलिस ऑफिसर के आगे, मतलब पुलिस ऑफिसर के आगे तो आपने हंजी कर लिया, लेकिन कोर्ट में जाके अगर आप मुकर गए ना, तो फिर ऐसे कन्फेशन की कोई रेलेवेंसी नहीं होती जो पुलिस के सामने बना। पुलिस के सामने जितने भी कन्फेशन होते हैं वो इररेलेवेंट होते हैं, इनएडमिसिबल होते हैं। समझ आ गई? सेक्शन 26, आगे बात करते हैं सेक्शन 26 की। सेक्शन 24, 25 क्लियर है, आगे बात करते हैं। सेक्शन 26, confession can be made to police officer in immediate presence of magistrate is admissible। बट अगर मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, इफ इन द presence of magistrate if any confession made to the police officer is admissible। वो क्या है? एडमिसिबल। अगर आप मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कन्फेशन दे रहे हो, अपने गुनाह को कबूल कर रहे हो, तो वो क्या होगा? एडमिसिबल होगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 किस बारे में बात करता है? अगर क्राइम से रिलेटेड कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसके रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हो? सेक्शन 27 सेक्शन 27 क्या कहता है? सेक्शन 27 कहता है कि अ स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ confession, a statement in the form of confession to a police officer, made to a पुलिस ऑफिसर। आपने पुलिस ऑफिसर को कोई स्टेटमेंट दी जो कि कन्फेशन था, समझ आ गई? विल बी एडमिसिबल। वो एडमिसिबल कब होगी? विल बी एडमिसिबल कब एडमिसिबल होगी? प्रोवाइडेड दैट the statement leads to the discovery of fact connected with the crime।
डिस्कवरी ऑफ फैक्ट कनेक्टेड विद द क्राइम। ये कहना चाह रहा है कि भाई आपने किसी कोई स्टेटमेंट दी जो कि क्या थी, कन्फेशन था, आपने पुलिस ऑफिसर को दिया, वो एडमिजिबल होगी अगर आपकी स्टेटमेंट जो है किसी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, किसी क्राइम की किसी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है। A confession to the police that he has murdered B with a revolver and that the revolver is with C. The police recovered the revolver from C. Thus, in such a case, Section 27 will be applicable. भाई ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट दी और वो स्टेटमेंट क्या है, वो एक फैक्ट है, फैक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कनेक्टेड टू अ क्राइम, तो उसको बोला जाता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो क्राइम से रिलेटेड था और उस फैक्ट से रिलेटेड आपने क्या किया, कोई स्टेटमेंट दी, अपना कन्फेशन दिया, तो उसमें क्या हुआ, आपकी जो कन्फेशन है उसको क्या कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा, एडमिजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 30, सेक्शन 30, when a statement in the form of confession given by the co-accused, मतलब दो लोगों ने मिलके मर्डर किया और एक ने क्या कह दिया, कन्फेशन दे दिया। When a statement in the form of confession is given by the co-accused, then such statement may be used against another co-accused. Then such statement may be used against another co-accused. क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग की बात करते हैं। ए एंड बी उन्होंने मिलके किसका, सी का मर्डर किया। देयर इज एलिगेशन ऑन दैम एंड बी कन्फेस बिफोर अ जज दैट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इनमें से ए ने क्या कर लिया, बी ने क्या कर लिया, कन्फेस कर लिया कि भाई हाँ मैंने ए के साथ मिलके सी का मर्डर किया है। तो इस केस में क्या है, इस स्टेटमेंट को जो को अक्यूज ने, मतलब बी ने जो स्टेटमेंट दी, इसको कहाँ यूज किया जा सकता है, इसको ए के अगेंस्ट भी यूज किया जाके यहाँ पर चल सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। एस्टोपल क्या होता है? एस्टोपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टोपल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टोपल, बात करते हैं। एस्टोपल सेक्शन 115, एस्टोपल की बात करते हैं, सेक्शन 115। हाँ, एस्टोपल क्या होता है? व्हेन अ पर्सन हैज बाय his declaration act or cause an admission or permit another person to believe a thing to be true, to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself, such person or his representation to deny the truth of that thing. ये कहना चाह रहा है कि जब when a person has by his declaration act or caused an admission or permitted another person to believe a thing to be true, to
believe a thing to be true. True. To act upon such belief, to act upon such belief, neither he or no his representative shall be allowed in any suit. Neither he or nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing. ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोई पर्सन ऐसी डिक्लेरेशन देता है, अगर कोई पर्सन ऐसी डिक्लेरेशन देता है या कोई पर्सन ऐसा एडमिशन करता है, किसी फैक्ट को मानता है या किसी पर्सन को परमिट करता है कि भाई आप इस चीज पे बिलीव कीजिए जो मैं बता रहा हूँ, जो दिखाता है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई उसको वैसे तो उसको मतलब सूट के अंदर किसी केस के अंदर उसको अलाउ नहीं किया जा रहा, और वो क्या कहता है कि मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये चीज हुई थी, जो क्या करता है फोल्सली क्या करता है, ए इंटेंशनली एंड फोल्सली लेट बी टू बिलीव दैट certain land belong to him and thereby induce B to buy and pay for it. The land afterward becomes the property of A and A sets aside a sale on the ground that the time of sale he had no title. He must not be allowed to prove his want of title. The fact constituting the estoppel will be relevant and admissible. मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई estoppel का मतलब होता है दिखावा दिखाना, किसी को दिखावा दिखाना। मतलब अब जब कोई स्टेटमेंट आप किसी को बता रहे हो, जब कोई पर्सन कोई डिक्लेरेशन देता है या किसी पर्सन को कोई बात बताता है अपनी, और जो कि वो क्या है, वो ट्रू नहीं है, समझ आ गई, वो दिखाता ऐसे है कि वो ट्रू है बट एक्चुअल में वो ट्रू नहीं है। हमारे एग्जांपल में जैसे ए है, वो इंटेंशनली, वो जानबूझ के एंड फास्टली बी को क्या करता है कि ये जो लैंड है ये मुझसे बिलोंग करती है, बट जिस टाइम पे उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ वो लैंड जो है क्या नहीं करती थी, ए से बिलोंग नहीं करती थी, ए से क्या नहीं करती थी, बिलोंग नहीं करती थी। बाद में वो ए के पास आ गए, तो ए सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ सेल, ए सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ सेल he had no title, he must not be allowed to prove his want of title of the fact constituting the estoppel will be। मतलब ए क्या कह सकता है, चैलेंज कर सकता है इस चीज को कि भाई ए चैलेंज कर सकता है द सेल ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ सेल ही had no title, he must not be allowed to prove his want of title. The fact constituting the estoppel will be relevant and admissible। क्लियर है कि भाई क्या होता है estoppel, कि जब एक पर्सन डिक्लेरेशन देता है और दूसरे पर्सन को परमिट करता है कि वो उसकी बात पे पर्सन टू बिलीव a thing to be true acted upon such belief neither he or no represented shall be allowed to in any proceeding। कि जब एक पर्सन कोई दूसरे पर्सन को कोई ऐसी डिक्लेरेशन देता है और उसको कहता है, उसको अलाउ करता है कि आप इस बात पे विश्वास कीजिए, तो ऐसी चीज़ें जब होती है एक्चुअल में उनका उस बात से कोई लेना देना नहीं होता, तो उसको बोलते हैं estoppel। डिफरेंट काइंड ऑफ estoppel क्या होती है, estoppel by attestation, estoppel by contract, estoppel by election, constructive estoppel, equitable estoppel, estoppel by negligence, estoppel by silence। Fact which cannot be with facts of evidence cannot be given, fact of evidence cannot be given। There are some fact of which evidence cannot be given though they are relevant fact, they are classified as privilege communication, the privilege as enumerated below। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिसके लिए आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं होती, हाँ, चाहे वो कितने भी रेलेवेंट फैक्ट क्यों ना हो, जिसके लिए एविडेंस देने की जरूरत नहीं होती। तो क्या होता है, प्रिविलेजेस ऑफ जज एंड मैजिस्ट्रेट, नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट
to which he is subordinate to be compelled to answer any question as to his own conduct in the court as judge or magistrate. Privileges of judge and magistrate क्या है? पहला आता है privileges of judges and magistrate. इसमें क्या लिखा है कि फैक्ट ऑफ विच एविडेंस कैन नॉट बी गिवन। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं होती। पहला, नो जज और मैजिस्ट्रेट, नो जज और मैजिस्ट्रेट shall accept upon the special order of some court, कि भाई क्या कहना चाह रहा है कि नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल सिर्फ इस चीज को छोड़ के, एक्सेप्ट सिर्फ इस सिचुएशन के छोड़ के, अपॉन द स्पेशल ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबॉर्डिनेट, एक्सेप्ट जहां पर कोई स्पेशल ऑर्डर पास किया गया है ना, जहां पर कोई स्पेशल ऑर्डर पास किया गया है, उस सिचुएशन को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी किसी भी नॉर्मल सिचुएशन के अंदर उस जज को और उस मैजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जाएगा। वो क्या करे, आंसर करे, टू आंसर एनी क्वेश्चन हैज हिज ओन कंडक्ट इन द कोर्ट एज अ जज और मैजिस्ट्रेट। नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन दी, कि भाई सिर्फ इस सिचुएशन को छोड़ के, सिर्फ इस सिचुएशन को छोड़ के, जब तक कि कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर ना हो। इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें लिखो जब तक कि कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर ना हो, जब तक कि कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर ना हो, तब तक किसी भी जज को या किसी भी मैजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा कि भाई अपने काम के लिए वो क्या करे, क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर दे। वो अपने काम के लिए किसी को आंसर देने के लिए क्या नहीं है, लायबल नहीं है। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, सेक्शन 122 prevent communication between husband and wife from being disclosed. Thus, a wife or husband can't be permitted to disclose what her husband or what his wife respectively has stated with regard to matter in issue. Such communication remain protected after the divorce. However, communication made before the marriage or after the divorce are not protected. ये कहना चाह रहा है कि कोई भी communication हुआ किसके बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, मैरिज के दौरान, शादी के दौरान, जब एक हस्बैंड और वाइफ की जब शादी हो जाती है और शादी के दौरान उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हुआ है, तो उस कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या नहीं करोगे, जो भी आपके बीच में हस्बैंड और वाइफ की बातचीत है, can't be permitted to disclose what her husband or what his wife respectively has stated in regard to the matter in the issue. Such communication remain protected after the divorce. However, communication made before the marriage and after the divorce are not protected. आगे आता है oral communication. No public officer shall be compelled to disclose communication made with his official confidence when he consider the public interest would be suffered from any such. किसी भी पब्लिक ऑफिसर को कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है जो पब्लिक इंटरेस्ट में, जो भी क्या है, एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और जो पब्लिक इंटरेस्ट में, when he consider that public interest would suffer from such disclosure. Professional communication, communication made by client to his advocate for the purpose of his professional work are not permitted to be disclosed. Has to affair of state, no one be permitted to give any evidence derived from the unpublished official record relating to the affair of state. तो ये जो हमारे पास चीजें दे रखी हैं, ये क्या है, ये डिस्क्लोज करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछना। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे।